जय हिंद दोस्तों। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। हालांकि समवर्ती सूची जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, जो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही आती है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो क्या होता है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों सहमति से इसमें कानून बनाते हैं, लेकिन अगर दोनों के बीच विवाद होता है तो केंद्र का ही जो होती है ज़्यादातर मान्य होती है। आइए बात करते हैं। उसी तरह से मूल संविधान में जो 8 अनुसूची हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 गो अनुसूचियाँ हैं। तो पहले अनुसूची में कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है और उसमें भारत और इंडिया शब्द का चर्चा उसमें मिलता है, हिंदुस्तान शब्द के लिए चर्चा नहीं मिलता है। जबकि दूसरा अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ता और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची है सभी तरह के मंत्रियों का शपथ के बारे में चर्चा है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में चर्चा है। पांचवी अनुसूची में है SC ST से संबंधित है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का प्रशासन क्षेत्र के बारे में दी गई है। और जैसे कि 7वीं अनुसूची बताया आप लोगों को कि केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती सूची 3 तरह की है। इसमें 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है। हालांकि मूल रूप से भाषा शुरू में 14 थी। 15वीं नंबर की जो भाषा थी वह सिंधी भाषा थी, जिसे 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जोड़ दिया गया था। उसके बाद फिर 3 और भाषाएं जोड़ी गई थी, जैसे कि थी जिसका ट्रिक है नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, जिसको 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। तो इस तरह से 15 3 18 हो गया और उसके बाद फिर 4 और जोड़ी गई है, जो अभी वर्तमान 22 हो गई है। जैसे कि 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो इस तरह से 22 हो चुकी है जो भाषाएं 8वीं अनुसूची में। 9वीं है भूमि सुधार और संपत्ति, इसी में रखा गया, जिसको पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया था। जबकि 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत जोड़ा गया। और 12वीं जो अनुसूची है वह नगर पालिका से संबंधित है, जो 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हाउस कहाँ पे स्थित है? तो इंडिया हाउस लंदन में स्थित है, जिसको श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापित किया हुआ था। हालांकि श्यामजी कृष्ण वर्मा एक पेशे से वकील थे और लंदन टेम्स नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? तो इसको नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक नाम है, इसका सूत्र N2O होता है। उसी तरह से अगर टीयर गैस की बात करेंगे, यानी कि रोने वाला गैस, आंसू गैस की बात करेंगे, तो उसका नाम है क्लोरोपिक्रिन गैस या क्लोरोएसिटोफिनोन गैस होता है। और उसका सूत्र होता है CCl3NO2। फिर से रिपीट कर रहे हैं, CCl3NO2 होता है रोने वाला गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बैंकों का पहली बार रजिस्ट्रेशन कब किया गया था? तो 1969 में हुआ था। इस समय 14 गो बैंकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और उसके बाद में फिर 6 और बैंकों का रजिस्ट्रेशन हुआ था 1980 में। इस तरह से 14 6 टोटल 20 हो गए थे। लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूचित बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 है। याद रखना है कि अभी वर्तमान में कितनी है? 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। हालांकि यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है पुस्तक। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य के बारे में इसमें चर्चाएं की गई है, जिसमें किस तरह से बताया गया है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी और शासन व्यवस्था को एक अच्छा ढंग से स्थापित कराया गया था चाणक्य के द्वारा। और जो इसमें जो मुद्रा राक्षस है, इसमें बहुत सारी घटनाएं वहाँ का देखने को मिलती है उस समय से शासनकाल के व्यवस्था के बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। इसके संस्थापक में इसमें लेनिन को माना जाता है। उसी तरह से अमेरिका की क्रांति थी 1776 में हुई थी। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी और चीन की क्रांति 1911 में हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है, यानी कि जो ऐसी धन विधेयक है या नहीं है, इसको कौन अंतिम रूप से अथी करता है? तो अध्यक्ष ही करता है। हालांकि धन विधेयक की चर्चा 110 अनुच्छेद में किया गया है, जबकि विशेष धन विधेयक की बात किया जाएगा तो वह 109 अनुच्छेद में रखा गया है। जबकि वित्त विधेयक की बात किया जाएगा तो 117 अनुच्छेद में इसको रखा गया है, वित्त विधेयक को। लेकिन कोई भी धन विधेयक
विधेयक को वह जब लाया जाता है तो इसको पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति करा ली जाती है, उसके बाद ही इसको लोकसभा में पेश की जाती है। ध्यान रहे कि जब भी धन विधेयक आएगा तो वह लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। जब लोकसभा से यह पारित होकर जब राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक 14 दिन तक ही रोक के रख सकती है, और अगर 14 दिनों में उसने पारित नहीं किया तो स्वतः ही से पारित माना जाता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट किसका है? तो थोरियम का अयस्क है। मोनाजाइट है, इसके अलावा थोरेनाइट है, ऑलनाइट भी है। 3 गो इसके मुख्य रूप से अयस्क है। हालांकि थोरियम ये मिलता कहाँ से है? तो हमें बालू से प्राप्त होती है, और ये सबसे ज़्यादा थोरियम मतलब मिलता है हमें वो केरल के ही तटों पे देखने को मिलता है, वहाँ से बालू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल हुआ करता था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। हालांकि इसको गठन से संबंधित पहले कैप्टन मोहन सिंह के विचार आया था, हालांकि उन्होंने स्थापित भी किया था लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन पूरी तरह से इसको आज़ाद हिंद फौज को अथी मिलान में रास बिहारी बोस ने अथी किया था। लेकिन जैसे 1943 में जो सुभाष चंद्र बोस इनके कमांडर इन चीफ बनते हैं तो ये आज़ाद हिंद फौज को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार के रूप में स्थापित कर लिया था। और ये आज़ाद हिंद फौज में 3 तरह की जो रेजिमेंट हुआ करती थी, 3 नहीं 4 तरह की हुआ करती थी। 3 पुरुष का और 1 महिला का हुआ करता था। 3 जैसे पुरुष में एक नेहरू रेजिमेंट हुआ करता था, एक गांधी रेजिमेंट हुआ करता था, एक सुभाष रेजिमेंट हुआ करता था, और एक महिला के लिए जो था वह लक्ष्मीबाई रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसके कैप्टन सहगल को मुख्य रूप से बनाया गया था उसके देखभाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। तो ये इब्राहिम लोदी था, ये ऐसा शासक था जो सल्तनत वंश में जो युद्ध स्थल में ही मारा गया था। इसी के ही चाचा आलम खां लोदी और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और राजस्थान का जो शासक मेवाड़ का था राणा सांगा, उन तीनों ने ही बाबर को भारत पर आमंत्रित किया था। तो इसी की वजह से जो हुआ था वो अंतिम जो इसका युद्ध हुआ था वो 1526 में, उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। नेक्स्ट बोलते हैं गोरसप्पा या जोग जलप्रपात यह किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। हालांकि यह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो गोवा में है। गोवा की राजधानी यानी जो पणजी है वह मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ पे है? तो अंबाला में है। हालांकि अंबाला कहाँ पे पड़ता है? तो यह हरियाणा में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर आपको हम ट्रिक बताते हैं तो उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक जो है, उपराष्ट्रपति से संबंधित अगर ट्रिक की बात करेंगे तो उसरा निका चूस इसका ट्रिक होता है, वह 63 से शुरू होता है। आइए, राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। हालांकि अस्थाई सदन है यह मतलब उच्च सदन है, और इसे विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। हालांकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा वह 30 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि ये उपराष्ट्रपति का जो है ना वो वेतन वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलती है, बल्कि राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में ही इसे वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति में कुल 250 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 245 में है। ध्यान रहे कि राज्य से जो इसमें राज्यसभा में होती है वो 12 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति ही करते हैं, और लोकसभा में जो 2 मनोनीत हुआ करती थी वह अब मनोनीत नहीं होती है, जो एंग्लो इंडियन हुआ करती है। अब उसे 104 संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाई जाती है, यानी कि आर्मी डे 15 जनवरी को होती है, और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होती है, और नेवी 4 दिसंबर को होता है, मनाया जाता है। रक्तचाप किसमें? धमनियों में उच्च होती है। तो ध्यान रहे, धमनियों में रक्तचाप तो उच्च होती है, और शिरा में उसमें क्या होती है? निम्न होती है। तो धमनियों में जो होती है वह शुद्ध खून होता है। शुद्ध खून कहने का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई रहती है, जबकि अशुद्ध खून उसको कहा जाता है जिसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। तो धमनी में शुद्ध होती है और शिरा में अशुद्ध खून होती है। लेकिन अगर यही फुसफुस धमनी कह दिएगा, फुसफुस धमनी या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं
पल्मोनरी धमनी, तो उसमें अशुद्ध खून होती है, इसमें गंदा खून होता है जिसमें CO2 की मात्रा घुली हुई रहती है। जबकि सीरा की बात करेंगे तो उसमें तो जानते हैं कि अशुद्ध खून होती है, और जिसमें और साफ खून अगर यही कह देगा कि फुसफुस सीरा या फिर पल्मोनरी सीरा, तो उसमें क्या होती है कि शुद्ध खून होती है, उनमें यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें घुली हुई रहती है। और BP 120/80 होती है, और 120 वाले को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 वाले को डायस्टोलिक कहा जाता है। तो जो 80 होती है ना, वो दाहिने आलिंद में होती है, जब ब्लड पहले बार फेफड़ा से आती है दाहिने आलिंद में, और उसके बाद में फिर जो बायां जो होती है नीला जो होती है उसमें 120 होता है, वह तेजी के साथ पंप करता है। तो पहले शरीर से दाहिने आलिंद में आती है ब्लड, और दाहिने आलिंद से हालांकि जो आती है वह गंदा खून हुई होता है जिसमें CO2 की मात्रा होती है, तो दाहिने आलिंद से दाहिने नीले की तरफ में जाती है, जो कि ट्राइकास्पिड बल्ब के माध्यम से ही चले जाती है। उसके बाद में फिर वहाँ से होकर फेफड़ा में चला जाता है, फेफड़ा से फिर शुद्ध होकर वहाँ से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिली हुई रहती है, वह कि बाएं आलिंद में आती है, और बाएं आलिंद के बाद बाइकास्पेट बल्ब के द्वारा बाएं निलय में आती है, और बाएं निलय से ही यहाँ से 120 के द्वारा मतलब पंप होता है, तो पूरे शरीर में चली जाती है। तो बाएं निलय में ही मतलब शुद्ध उसमें पाई जाती है खून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्तचाप निम्न दाब के कारण ही हो सॉरी चक्रवात निम्न दाब के कारण ही होती है। तो ये चक्रवात होती है जो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घूमती है। हालांकि चक्रवात का क्या होता है, बीच में जो निम्न केंद्र होता है बाहर की तरफ से ऊंचे होता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं प्रति चक्रवात का, तो उत्तरी गोलार्ध में यह क्लॉकवाइज घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। चक्रवात में जिस तरह से मुख्य रूप से आते हैं, जैसे कि टाइफून हो गए और विली हो गया जो कि ऑस्ट्रेलिया वाला में क्षेत्र में पड़ता है, और हरिकेन हो गया, कैरिबियन सागर वगैरह ये में देखने को मिलता है, जो कि टाइफून दक्षिण चीन सागर में उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेल डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था। हालांकि डलहौजी के समय में 1853 में चले थे, 53 में चले थे। इसके बाद शिक्षा का उड़ी डिस्पैच 1854 में आया हुआ था, और शिक्षा का उड़ी डिस्पैच के अलावा इसने डाक टिकट भी जारी हुआ था, इसी के समय में हुआ था। और नरबली प्रथा पर इसने भी रोक लगाने की काफ़ी कोशिश किया हुआ था, और इसने राज्य हड़प नीति का भी शुरू किया था, जिसने महाराष्ट्र के पहले 17 को इसने किया हुआ था, उसके हड़प लिया था। और सिक्किम को उसने सरकारी डॉक्टरों की मतलब साथ दुर्व्यवहार के कारण उसको हड़प लिया, और अवध को कुशासन का आरोप लगा के 1856 में उसको भी कर लिया था। और इसी के समय में जो शिमला था वह ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही था।